हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए कहीं कहीं परीक्षा सेंटरों की घोषणा कर दी गई है। जैसे बिहार शरीफ नालंदा में दिया गया था कि 16 केंद्रों पर 11,700 कुछ छात्रों की परीक्षा होगी। तो इसी क्रम में आज बीपीएससी प्रधान शिक्षक के अंतर्गत डीएलएड यूनिट 3 के पार्ट 5 में बाल विकास सृजनात्मकता, जिसके अंतर्गत कोहलबर्ग जीन पियाजे के संबंधित सिद्धांत को देखेंगे और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नों को। और हम लोगों ने लगभग 2-3 दिन हो गया है, आज वीडियो काफ़ी व्यस्तता के कारण नहीं डाल पाया, क्योंकि हम लोग की भी तैयारी इसी में सम्मिलित है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं और अभी तक बहुत सारे शिक्षक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन आपके थ्रू बढ़ता रहे। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्किनर का है। ये कथन जो है स्किनर का है। तो पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। और कम समय में हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों के व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है। तो विकास जो है हमारे विकास की गति जो है, विकास जो है जन्म गर्भावस्था काल से ही शुरू हो जाता है और वृद्धि है जो एक निश्चित समय तक रुक जाती है। तो यह आपको जो है इसके अंतर्गत दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि ये सभी हो जाएगा साथियों। आपका जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, इतिहास, विकास में सभी शामिल है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को हम लोग को छांटना है। तो यहाँ देखते हैं कि पहला आंसर क्या है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना संज्ञानात्मक विकास के ही फलस्वरूप होते हैं। जो हम माइंड से सोचते हैं, जिसको हम लोग संज्ञान कहते हैं कि हमारे ध्यान में है, तर्क चिंतन करना वगैरह, यह भी सब संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास के खोजकर्ता जो है जीन पियाजे ने थे, जिन्होंने 4 सिद्धांत दिया था। तो इसके आंसर इसके अंतर्गत क्या नहीं है? तो भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। ये गलत है। भाषा तो जन्मजात होता है और हम लोग मातृभाषा, उसके बाद विद्यालय में उसको मानक भाषा के रूप में जोड़ते हैं। तो 3 का आपका बी हो जाएगा आंसर साथियों। 3 का बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं उसके अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करे। बिल्कुल सही है। जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो अपने साथ कई मातृभाषा के साथ आते हैं और कई घनिष्ठता लेके आते हैं, लेकिन उनका परिमार्जन विद्यालय में होता है और उनका संबंध जो है अधिगम को प्रभावित करता है। क्योंकि ABCD उनको बोलना अगर घर में आ गया, लघु विद्यालय परिवार को जो कहा जाता है, लेकिन विद्यालय में ही उसका परिमार्जन होता है, तो उसको लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना सब आ जाता है। तो बालकों के विकास का अधिगम निरंतर चले होगा। बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों को मानसिक विकास काफ़ी मदद करता है। तो ये भी सही। तो आपका यहाँ पर आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसको हम लोग छांटा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार साबित होता है? तो अभी ही पढ़े हैं कि जो शारीरिक विकास है वो उसके मानसिक और सामूहिक विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिसका शारीरिक विकास उच्चतम कोटि का होगा, उसका जो है मानसिक विकास भी उच्चतम कोटि होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो उसके शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक, तो ये सभी को प्रभावित करता है। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धि तो प्रभावित करता ही है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी, तर्क शक्ति होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या
8 देखते हैं। वृद्धि एवं विकास से संबंधित चैप्टर है आपका, यूनिट 3 है, जिसके पार्ट 5 है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक क्या है? तो पहला तो विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम जो जन्मजात होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और ये आंतरिक कारक हो गया। और बाह्य कारक जो है भौतिक वातावरण होता है साथियों, भौतिक वातावरण। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे बाह्य कारक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, ये सही है आपका। विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है, ये नहीं होगा आपका। विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व नहीं, बालक के जन्म से ही, गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा बी और सी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है निरंतरता का सिद्धांत है। व्यक्ति के जन्म से, गर्भाकाल से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता ही रहता है साथियों। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं खत्म होती, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। भले उसका शारीरिक विकास न हो, लेकिन मानसिक विकास जैसे जैसे नए नए पहलुओं समाज के साथ औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी सीखेंगे, तो उसका निरंतरता का सिद्धांत होगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये अनुक्रमिकता होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निरंतरता का सिद्धांत, तो यहाँ पर प्रतिवर्ती आपका नहीं होगा साथियों। 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पिछड़े रह जाते हैं? तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा साथियों। आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो यह जो है एकीकरण का सिद्धांत होता है, जो बारी बारी से किया जाता है। तो 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो ये शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति होती है। और कोई बच्चा जो बड़ा बनेगा, उसका 5 साल में ही उसका मानसिक विकास वैसा हो जाता है कि वो आगे वह क्या बनेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था में समूह करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे अपने साथ खेलते हैं, बालू के, रेत के घर बनाकर खेलते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो यौन संबंधी समस्या होती है, क्योंकि किशोरावस्था जैसे ही वह 12 के ऊपर, 14 वर्ष से ऊपर जाते हैं, तो इनके शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और यौन संबंधता और विषमलिंगी के प्रति आकर्षण होने लगता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो हम जानते हैं कि किशोरावस्था के बाद जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत बच्चों चले जाते हैं। तो आपका डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो पहला बात तो मानव विकास की 4 अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी। तो जितने भी विकास का अध्ययन होता है ये सभी अवस्थाओं में होता है। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं साथियों। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो वंशानुक्रम जो हम अपने माता पिता से मिला हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, अंतरस्रावी ग्रंथियाँ भी होता है, पोषण जो हमारे वातावरण से होता है बाहरी। तो आपका आंसर यहाँ ये सभी हो जाएगा। 19 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। स्थूल ज्ञात्मक कौशल का उदाहरण है? तो स्थूल जो है वो बड़ा होता है, जैसे कि चित्रकला।
तो एक ही जगह हम बनाते हैं, लिखना एक ही जगह लिखते हैं, रंग भरना तो एक ही पेज पे लिखते हैं, तो ये आपका जो है से सूक्ष्म हो गया, और यहाँ नृत्य जो है वो स्थूल हो गया, बड़ा हो गया। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, फुदकना किस प्रकार का ज्ञात्मक कौशल है? तो ये स्थूल कौशल है, सबसे बड़ा, क्योंकि फुदकना जो हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, जो शारीरिक क्रिया करते हैं, थोड़ा 2-3 तरह की प्रक्रिया होती है। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, बच्चों को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक क्या है? तो उस प्रमुख सामाजिक कारक सामाजिक बनावट भी होगा साथियों, संवेगात्मक स्थिति भी होगा, साथी समूह भी होगा। तो ये आपका सभी हो जाएगा आंसर 22 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, संवेग क्या है? तो संवेग जो है उत्तेजनाओं या भावों में परिवर्तन है। संवेग जो है उत्तेजना, वुडवर्थ ने कहा संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग आपको उत्तेजना देखेंगे या भावों में परिवर्तन, किसी के प्रति आंख भौं तन जाना, उसके प्रति गुस्सा करना, मुस्कुराना, ये सब जो है संवेग के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यह कथन इनमें से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन जो है J.S. रॉस का है साथियों। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो वो वुडवर्थ ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद होगा तो जो भी शिक्षक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर देंगे। कम से कम समय बचा हुआ है साथियों, तो हम लोग को परीक्षा की तैयारी के लिए, और कम से कम आप लोग जो है टारगेट 100 का रखेंगे कि जो निगेटिव है उसको हम लोगों को छूना ही नहीं है। आप अगर 90 भी करते हैं तो आपका रिजल्ट सही आएगा। कोशिश करना है कि सही सही बनाएंगे पहले। मिनिमम क्वालिफाई जो है आपका 60 नंबर भी है, 60 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय से प्रारंभ हो जाती है? तो ये जन्म के समय से ही, कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं जिनको वो पहचानता है उसके गोद में जाता है, और जिनको वो नहीं पहचानता है उससे भय करता है तो उसके यहाँ वो नहीं जा पाता है, तो उसको भय डर लगा रहता है। तो कुछ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भी बच्चे होते हैं, तो ये जन्म के समय से ही उसको भय की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो संवेगात्मक व्यवहार वहीं से शुरू हो जाता है। आपके प्रति अच्छा पानी लेंगे, ये लेंगे, अपनी संवेदना प्रकट करेगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, लगाव का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो लगाव का सिद्धांत जो है जॉन बॉल्बी ने प्रस्तुत किया था, जॉन बॉल्बी ने किया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 26 का। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह स्वीकारता है कि संवेग एक शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण एवं प्रभाव से है? तो ये जेम्स लेंज का सिद्धांत है साथियों। तो 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो संवेगात्मक जो है सभी क्षेत्र में होता है, आपको व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, ये सभी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, स्केचर सिंगर सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्विकारक सिद्धांत होगा साथियों। आपका आंसर सी हो जाएगा। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, एक कारक जो है अल्फ्रेड बीने ने दिया था, और त्रिकारक भी जो है आपको चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। यह भी आपको साथियों रखना है। प्रश्न तो आपको कम है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको उदाहरण के साथ कई प्रश्नों का सेट यह लग रहा है साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो नैतिक विकास के सिद्धांत का लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किया था। फ्रायड सिग्मंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का किया था। तो 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जो है आपको जन्म से 2 वर्ष के लिए, जन्म से 2 वर्ष के लिए हो। व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति की अवस्था को, उसको उम्र के हिसाब से बांटा गया कि पहली अवस्था नैतिक विकास की जन्म से 2 वर्ष तक की आयु है। चलते हैं प्रश्न संख्या 32,
कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत में के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम सीमा, तो यहाँ सबसे अंतिम चरम सीमा पूछ रहा कि चरम सीमा क्या है, तो ये आधार युक्त आत्मचेतना होगा, क्योंकि स्वकेंद्रित तो छोटे बच्चों के लिए है। परंपरा को धारण करने वाली अवस्था ये होगा नहीं, आधारहीन अवस्था भी नहीं होगी, आधार युक्त। तो आपके पास एक आधार हो जाता है कि हमने इतना पढ़ लिया है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 देखते हैं साथियों। कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, तो ये अलग अलग आयु में, ये तो अलग अलग आयु में, मान लीजिए सभी बच्चे अलग अलग आयु में भी चिंतन करते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसका जितना उम्र होता है, उसके सापेक्ष ही वह चिंतन करते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस चरण का अनुसरण करते हैं, तो यह जो है आपका चरण के बाद, तो पहला चरण तो आपका अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंध से नहीं होगा साथियों, आपका जो है व्यक्तित्व और विनिमय में होगा। उसके बाद जो है आपका आज्ञा पालन और दंड अनुमिति, तो ये आपका जो है ये ए और बी हो जाएगा, बी और ए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जीन पियाजे थे, तो जीन पियाजे थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे, वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के, और उन्होंने अपने ही बच्चों पर 50 वर्षों तक अध्ययन किया था, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था, और संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में उन्होंने बांटा था साथियों, 4 भागों ने। बच्चों की अवस्था को उन्होंने पहला जो है वो जन्म से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 7 वर्ष, तीसरा 7 से 11 और चौथा 11 से ऊपर, पूर्व संवेदीगात्मक, मूर्त संख्यात्मक, अमूर्त संख्यात्मक और औपचारिक। तो आपका 36 का देखते हैं। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का, तो उन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत पहला जो है उन्होंने 2 से 8 दिया था, और दूसरा जो है 9 से 11 वर्ष का दिया था। तो आपका आंसर 36 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में स्वायत्तता नैतिकता की अवस्था है, तो स्वायत्तता नैतिक अवस्था 9 से 11 वर्ष जो दूसरी अवस्था है, तो 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। जब बच्चे को हम कोई कागज़ देंगे, कागज़ का टुकड़ा, और उससे वो एक नाव बना देगा, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे जो है सृजनात्मक, या कागज़ का आपको वो पतंग बना दे, कुछ भी बना दे, तो बुझिएगा कि बच्चे जो है सृजनशील है, तो वो कुछ नया निर्माण करते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मिट्टी की गोली बना सकते हैं, तो वो सृजनात्मकता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है जेम्स ड्रेवर का है साथियों, सृजनात्मकता जो है जेम्स ड्रेवर का है। चलते हैं प्रश्न संख्या 39। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या, अगर कोई समस्या उसकी व्याख्या किया जा सकता है, उसका सामंजस्य का तत्काल स्थिति से परे जाने की योग्यता, तो ये सभी आपका आंसर डी हो जाएगा 39 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। तो प्रश्न जो है 40 नंबर प्रश्न जो है, सृजनशील बालकों का एक प्रमुख गुण नहीं है, तो वो क्या नहीं है, तो किसी की उपेक्षा करना, ये नहीं है उसका गुण, क्योंकि वो किसी की गुण की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद किससे है, तो वो सभी सृजनात्मकता से है, नई नई रचना से है, सृजनात्मकता से, तो 41 का आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की सृजनात्मकता है तो किन परीक्षणों का प्रयोग कर सकता है, तो वो चित्र पूर्ति परीक्षण, पेंटिंग की भी दे सकता है, उत्पाद संबंधी कार्य भी दिया सकता है, वृक्ष संबंधी, तो ये सभी, तो ऑल दी एबव हो जाएगा साथियों। तो सभी तरह के कार्य दिया जा सकता है कि बच्चे नया बना सकते हैं या नहीं। तो आज का वीडियो 42 MCQ का था, और ये DLED यूनिट 3 का पार्ट 5 था।
तो सभी साथियों, आशा करते हैं सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे साथियों। और इसके बाद जो है दूसरा पार्ट यूनिट 4 का यूनिट चलेगा, तो जो इसी तरह चाहते हैं हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद,